सभी लोग भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने सांस्कृतिक विविधता को अपना लिया है। अपने क्षेत्र के खान पान, नृत्य, गीत, त्यौहार, वस्त्र, आभूषण आदि के साथ साथ हमने दूसरे क्षेत्रों में भी इन्हीं विशेषताओं को अपना लिया है। यह साथ मिलकर चलते हैं। एक धर्म के त्यौहार को मनाने में दूसरे धर्म के लोग उत्साह से सम्मिलित होते हैं। क्षेत्रीय अंतः निर्भरता। देश का हर क्षेत्र अपनी उत्पन्न वस्तु दूसरे क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एवं अनेक आवश्यकताओं के लिए स्वयं भी अन्य क्षेत्रों पर निर्भर है। हमारे बाजार, कल कारखाने, संचार, परिवहन और यातायात के साधन हमारी आवश्यकताओं को निर्भरता में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार विविधता में भारत को दुनिया में विविध फूलों वाले एक सुंदर और अनोखे गुलदस्ते के रूप में सजा रखा है। तो आगे ग्रामीण और शहरी जीवन। ग्रामीण और शहरी जीवन में बहुत सा अंतर विद्यमान है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पड़ोस के लोगों में घनिष्ठता अधिक होती है और एक दूसरे के सुख दुख में अधिक निकटता से सम्मिलित होते हैं। गाँव में खुलापन और हरियाली होती है। दूसरी ओर गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, मनोरंजन आदि की सुविधाएं शहरों जैसी नहीं है, हालांकि अभी तो हो गई है। गांव में अधिकांश लोग खेती, पशुपालन और उनके जुड़े हुए काम धंधे करते हैं। आजकल अन्य कारणों से अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। इस मशीनी युग में गाँव ने परंपरागत कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। यहाँ बेरोजगारी शहरों से ज़्यादा होने के कारण लोग रोजगार एवं बेहतर जीवन के लिए शहरों के ऊपर पलायन करते हैं। शहरी लोगों का जीवन ग्रामीण से अलग होता है। शहर के लोग अधिक व्यस्त रहते हैं। शहरी जीवन भागदौड़ से भरा होता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतों का जाल है और वाहनों की रेलों पे है। यहाँ हरियाली और खुलापन बहुत कम रहता है। वाहनों और कारखानों से निकले धुआं और हवा द्वारा प्रदूषित रहता है। दूसरी ओर शहरों में रोजगार के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें योग्यता हासिल करके आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ शिक्षा से प्राप्त लोगों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है। तो ये सामान्य सी बातें हैं सारी, इसमें कुछ खास तो है नहीं। को शब्दावलियाँ, विविधता सारे जानते हैं। नर जातीय, तब मनुष्य की प्रजाति, आर्य, द्रविड़ आदि, ये हो गया इसमें। बाकी तो इसमें अध्याय 10 हमारे बाजार। एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। सभ्यता के प्रारंभ से मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहा है, हालांकि इसके स्वरूप में परिवर्तन और विस्तार होता रहा है। प्रारंभ में मनुष्य आवश्यकताएं बहुत कम थी। वह अपने आसपास के लोगों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। वह दूसरों को उनकी आवश्यकता वस्तुएं देता था और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेता था। जैसे कि किसान अपने खेत में पैदा अनाज के बदले में अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त करता था, वह अनाज के बदले में जुलाई से कपड़ा, लोहार से औजार, कुम्हार से बर्तन प्राप्त करता था। इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। यह प्रणाली वस्तु विनिमय कहलाती थी, यानी वस्तु विनिमय होता था पहले। एक ही स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया करते थे। तो ये चित्र में दिखाया गया, एक तरफ ये अपनी फसल दे रहा है, टमाटर दे रहा है, दूसरे तो अनाज ले रहा है। तो ये वस्तु विनिमय बताया गया इसमें। समय गुजरने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नई वस्तुओं का निर्माण होने लगा। वस्तुओं के निर्माण में नई नई विधियां खोजी गई। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। कृषि और परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों की आवश्यकताओं की अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। अब वस्तु के बदले वस्तु देने की प्रणाली के द्वारा लोगों की आवश्यकता पूर्ति में कठिनाई होने लगी। धीरे धीरे लेन देन की नई प्रणालियाँ विकसित हुई। मुद्रा के विकास के साथ ही मुद्रा के बदले वस्तुओं के लेन देन की सुविधापूर्ण प्रणाली प्रचलित हुई। जब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु न दी जाकर मुद्रा दी जाती है तो इसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। आधुनिक युग मशीनों का युग है। बड़े बड़े कारखानों में लगे मजदूर अपनी आवश्यकताओं की हजारों तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। आज व्यक्ति केवल अपने गांव, शहर या देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी वस्तुओं का उपयोग करने लगा है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली से संभव नहीं था, परंतु मुद्रा विनिमय प्रणाली ने इसे संभव बना दिया। गतिविधियाँ, बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से अपनी आवश्यकता की बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे सब्जियाँ, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट। ये इसमें तो हमारे देश मोहल्ले की दुकानें, साप्ताहिक बाजार, हाट बाजार। ये चित्र देख कर साप्ताहिक हाट बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता है। ये हो गया ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल। विशेष बाजार, विशेष बाजार जिसमें कपड़ा बाजार हो गया, स्पेशल लोहे का बाजार हो गया, अनाज बाजार हो गया। इन बाज़ारों में एक ही प्रकार की वस्तुओं की कई दुकानें होती हैं। थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारी। वस्तुओं और सामानों का उत्पादन खेतों, घरेलू उद्योगों और कारखानों में होता है। इसमें थोक व्यापारी वो होते हैं जो सामान को इकट्ठा करके स्टोर वगैरह में रख लेते हैं, बाद में इनको बेचते हैं, यानी थोक व्यापारी एक बड़ी मात्रा में सामान रखते हैं अपने पास। और फुटकर व्यापारी जो दुकानों में ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सामान बेचते हैं, छोटी छोटी दुकानें अपने घरों के आसपास होती है, वो फुटकर व्यापारी होते हैं। तो वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी दो प्रकार के, एक नंबर पे वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेते हैं और इन्हें वे छोटे छोटे व्यापारियों में बेच देते हैं, ये थोक व्यापारी कहलाते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी 10 से 12 किलो सब्जियां नहीं खरीदता, केवल वह बड़ी मात्रा में 300-400 किलो सब्जियां खरीदता है और गली में मोहल्लों के छोटे छोटे सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। तो यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं।
और दूसरे नंबर पे वे व्यापारी हैं जो अंततः वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, जैसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होते हैं जो आपके पड़ोस की दुकानों और साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचते मिलते हैं। बैंकिंग प्रणाली। वर्तमान युग में बैंकिंग प्रणाली के लिए हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। सामान्यतः हमारे निकट में किसी बैंक की शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस सामान्यतः हमारे निकट में किसी बैंक की शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस होता है। बैंकों का मुख्य कार्य व्यक्तियों व संस्थाओं से नकद जमा स्वीकार करना और ज़रूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को साख या ऋण उपलब्ध कराना है। कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता खुला सकता है। व्यापारिक और अन्य संस्थाएं भी अपना खाता खुला सकते हैं। तो ये खातों के प्रकार है: बचत खाता, चालू खाता, स्थायी खाता, और अपनी आवश्यकता के अनुसार ये अपना खाता खुलवा लेते हैं। सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। बैंकिंग प्रणाली ने धन के लेन देन को आसान और सुरक्षित बना दिया है। कितनी भी बड़ी राशि का भुगतान या स्थानांतरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग आदि के उपयोग से हम कर सकते हैं। हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम की फुल फॉर्म है ये, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के द्वारा अपने खातों से धन सरलता से निकाल सकते हैं और अपनी बचत का धन अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। यहाँ हमारा धन सुरक्षित रहता है। ये बैंक के बारे में थोड़ा बताया गया। इस धन का उपयोग कई विकास कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बैंक रोजगार और उद्योग के लिए इंटरनेट एटीएम मशीनों का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को उपस्थिति में न करें, ये सभी जानते हैं। इसमें शब्दावलियाँ परंपरा जो चली आ रही है, रीति रिवाज, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। लघु उद्योग इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें छोटा उद्योग है जिसमें 20 आदमी लगे रहते हैं, यानी 20 आदमी लगे रहते हैं, ये लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो यानी लघु उद्योग से छोटा हो गया कुटीर उद्योग, परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ, ऐसे दरिया वगैरह। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदते हुए बेचते हैं। फुटकर और खुदरा व्यापारी, ये बताई दिया, व्यवसाय से संबंधित। ये आगे क्वेश्चन आगे इसके अध्याय 11 सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। अनुपुरा के अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं, यानी अनुपुरा ये उदाहरण में बताया गया बच्चों को, कोई गाँव है। वहाँ के कुछ किसानों ने ट्रैक्टर व खेती से नए औजार खरीदने चाहे। कई किसान अपनी ज़मीनों का सुधार करवाकर सिंचाई की सुविधा भी बढ़ाना चाहते थे, परंतु कम आमदनी के कारण कोई भी किसान ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन घासीलाल नामक किसान ने चौपाल में किसानों से कहा कि इस गांव में हम किसान लोग क्यों न सहकारी खेती को अपना लें। यदि हम सभी किसान अपने छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक कर लें तो सभी अपने पास उपलब्ध थोड़े थोड़े धन को मिलाकर इकट्ठा कर लें तो खेतों को सुधरवा सकते हैं, ट्रैक्टर और अन्य औजार भी खरीद सकते हैं। हम में से कोई किसान इन बड़े खर्च और कार्यों को अकेला नहीं करा सकता। यह सुनकर गोपाल ने घासीराम से पूछा, आखिर मुझे इस कार्य में क्या मिल जाएगा? क्या तुम मेरा खेत छीनना चाहते हो? घासीलाल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मिलकर काम करने से हमारी अनेक समस्याएं दूर हो जाएगी, इनमें सभी को लाभ है। हमारे खेतों में सामूहिक प्रयास से उत्पादन में वृद्धि होगी। हमारा थोड़ा थोड़ा धन एक बड़ी धनराशि में बदल जाएगा, जिससे महंगे औजार खरीद लेंगे। खेतों को मिलाने में खेत बड़ी जोत हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे खेत में पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। सबको अपने हिस्से के अनुपात में आमदनी का हिस्सा मिल जाएगा। मेरे ननियाल के किसान भी ये बहुत पहले से कर चुके हैं। तो ये सहकारी समितियों के बारे में बताया गया। तो अब सभी किसान घासीलाल की बात से सहमत हो गए। उन्होंने आगे सामूहिक रूप से खेती प्रारंभ कर दी। उनके खेतों में उपज कई गुना बढ़ गई। अनुपुरा के किसान का जीवन ही बदल गया। इस तरह मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता का आधार है। बच्चों, मिलजुल कर बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। सबकी प्रगति तभी हो सकती है जब हम अपने लाभ को छोड़कर सबके लाभ के लिए कार्य करें। यह सहयोग की भावना से ही संभव है। सहकारिता का अर्थ और महत्व। साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति अपने सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता कहते हैं। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वह अपना आर्थिक विकास स्वयं कर सके। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम को भी संभव बना लेते हैं। इस प्रकार लोग आपस में मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास का प्रयास करते हैं। सहकारिता में समाज के निर्धनतम एवं कमजोर व्यक्ति का हित भी निहित होता है। सहकारिता का मंत्र ये सब एक के लिए और एक सबके लिए, ये इसका स्लोगन हो गया, लोगो हो गया। सहकारिता के मूल तत्व। सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। सहकारिता के मूल तत्व। सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसका संचालन एवं प्रबंधन सभी सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ नैतिक और सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। सहकारिता का मूल मंत्र है सब एक सबके लिए, सब एक के लिए, और सबके हित में ही हमारा हित है। सहकारी समिति का गठन। किन्हीं समान आर्थिक और सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्यों में कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। यानी सहकारी समिति में कम से कम 15 व्यक्ति होने जरूरी है। वे उस कार्य के लिए अपने साधन और पूंजी समिति में लगाते हैं। समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। इसका संचालन सदस्यों में से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। समिति के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। समिति के आय व्यय का उचित तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है।
समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। लाभ हानि के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अपने उद्देश्यों के अनुसार सहकारी समितियां निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। यानी कौन कौन से प्रकार है इसके सहकारी समिति के? एक कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख व बचत समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति। गतिविधियाँ: हमें दैनिक उपयोग के लिए कई तरह का सामान खरीदना पड़ता है। कई बार व्यापारी द्वारा हमें नकली और घटिया सामग्री दे दी जाती है। जानकारी के अभाव में हम इस प्रकार के आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जानकारी के अभाव में अगर हमें उपभोक्ता के हित संबंधी कानूनों के प्रावधानों की जानकारी हो तो हम कई समस्याओं और आर्थिक हानि से बच सकते हैं। आइए हम उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करें। उपभोक्ता सशक्तिकरण: गणेश कक्षा 5 से उत्तीर्ण कर कक्षा 6 में आया। उसने अपने शिक्षिका के कहने पर पुस्तक विक्रेता से कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, परंतु ये क्या पुस्तक में पृष्ठ संख्या 13 से 20 पृष्ठ थे ही नहीं। तो गणेश ने पुस्तक शिक्षिका को दिखाई। शिक्षिका ने कहा कि इस पुस्तक को विक्रेता को लौटा कर बदलवा लो। शाम को वह अपनी माँ के साथ विक्रेता के पास गया, परंतु विक्रेता ने पुस्तक वापस लेने से साफ मना कर दिया। बहुत देर तक बहस करने के बाद उन्हें वैसे ही लौटना पड़ा। घर पे दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। गणेश ने दादाजी से सारी बात बताई। दादाजी बोले, यह विक्रेता का गलत व्यवहार है। उपभोक्ता को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986, कौन सा उपभोक्ता संरक्षण कानून है 1986 बनाया है। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अदालत उस उपभोक्ता को राहत प्रदान करेगी। कल मैं खुद विक्रेता से बात करता हूँ। दादाजी आगे बोले, हम अपनी खरी कमाई का सारा खराब पैसा देकर खोटी चीज़ क्यों खरीदें, घटिया चीज़ क्यों खरीदें, मिलावट क्यों बर्दाश्त करें, भला कोई नकली माल क्यों लेवे। इस तरह की ठगी से बचने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है। अगले दिन जब दादाजी के समझाने पर विक्रेता का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में विक्रेता की शिकायत कर दी। मंच ने गणेश को सही पुस्तक ही नहीं दिलवाई बल्कि 5,000 रुपये का हर्जाना और खर्चा भी विक्रेता को दिलवा दिया। उपभोक्ता कौन? जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है, परंतु वस्तु एवं सेवा पर का प्रत्यक्ष और अंतिम उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे आप चॉकलेट खरीद कर खाते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये उपभोक्ता के बारे में बताया गया है। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। खराब और घटिया वस्तुएं देकर, मात्रा और तौल में कमी करके, अधिक अवधि पार वस्तु यानी एक्सपायरी डेट वाली सामान, निर्धारित ब्रांड की वस्तुओं के स्थान पर अन्य ब्रांड का नकली वस्तु देना, विक्रेता द्वारा निर्धारित से अधिक राशि वसूलना यानी एमआरपी से ज़्यादा रेट लगाना, वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी की अवधि में वस्तु खराब होने जाने पर गारंटी के शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना अथवा वारंटी की अवधि में उसे सुधार नहीं करना। तो ये शोषण की बातें बताई गई, कौन कौन से प्रकार के तरीके हैं। खरीदारी के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ: खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल या रसीद या गारंटी वारंटी कार्ड वैसे लेना चाहिए। शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद या कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। सामान पर उसका नाम, मात्रा, बेंच नंबर, उत्पादन की अवधि, समाप्ति की तिथि, कीमत, कर रहित व सहित तथा निर्माता का पूरा पता अच्छी तरह से जांच कर खरीदना चाहिए। वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए ISI एक मार्क, FPO आदि मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए। ये नीचे चिन्हों की पिक्चर दिखा रखी है। ISI मार्क भारत सरकार का, FPO। सावधानी रखनी चाहिए कि मापने और तोलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का उपयोग करें। वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी डिब्बा साथ में नहीं आना चाहिए तौल के अंदर। आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है और कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से देख परख कर वस्तु खरीदनी चाहिए। उपभोक्ता शिकायत कहाँ करें? उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है। इस कानून के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई के लिए उपभोक्ता न्यायालयों का गठन किया गया है। 20 लाख रुपए तक की शिकायत, ये नोट डाउन कर लेने वाली बात है, 20 लाख रुपए तक की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में, और 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत राज्य उपभोक्ता आयोग में, और 1 करोड़ से अधिक की राशि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। 20 लाख रुपए तक की जिला उपभोक्ता में, और 20 लाख से 1 करोड़ तक की राज्य में, और 1 करोड़ से अधिक राशि का जो वाद है वो उपभोक्ता आयोग में जाता है। इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, यानी 30 दिन की अवधि दे रखी है। सभी सावधानी के उपरांत भी यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु में सेवा में दोष पाया जाता है और समझाने के बाद भी विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता गलती नहीं सुधारता है तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अवश्य करनी चाहिए। सभी जिला मुख्यालयों पर जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए हैं, अतः हमें जागरूक रहकर उनका लाभ उठाना चाहिए। शिकायत कैसे करें?
सादे कागज़ पे 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से या किसी प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं होता, न ही कोई वकील की आवश्यकता होती है। वस्तु या सेवाओं के दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है। शिकायत में उपभोक्ता का नाम पता, विक्रेता का नाम पता और शिकायत की विवरण और शिकायतकर्ता जो कुछ चाहता है उसका विवरण होना चाहिए। साथ ही बिल और रसीद आदि लगे होने चाहिए। इसके उपभोक्ता को उपलब्ध राहत, शिकायतकर्ता को न्यायालय अथवा आयोग से राहत दिलवा सकता है। इसमें प्रमुख निम्नलिखित है: विवादास्पद सामान में सुधार करवाना, उस सामान के स्थान पर वैसा ही नया सामान दिलवाना, उपभोक्ता को होने वाली अन्य क्षतिपूर्ति दिलवाना, उपभोक्ता को रोजाना खर्चा दिलवाना। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट अपना। शब्दावलियाँ: सहकारिता, सहयोग करने और साथ मिलकर रहने का भाव, आर्थिक शोषण, गारंटी। गारंटी क्रय की गई वस्तुओं में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी वस्तुएं देना, ये गारंटी होगी। वारंटी क्रय की गई वस्तुओं में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत की सुविधा, यानी वारंटी में केवल मरम्मत होती है। ये अभ्यास प्रश्न आगे इसके। तो आज हमने 2-3 अध्याय इकट्ठे पढ़ लिए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 12, सरकार और लोकतंत्र। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।